Welcome again to Sharon's Biology and recall the previous class. I was discussing about carpel, the unit of gynoecium, female organ of the flower. आपने कहा था कि कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर एपिकल पोर्शन जो ब्रॉड एंड फ्लैट एंड होता है उसे हम लोग कह देते हैं स्टिग्मा। मिडिल पोर्शन स्टॉक लाइक होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टाइल एंड द बेसल पोर्शन इज स्वेलन कॉल्ड ओवरी। आपने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर एक अथवा एक से अधिक ओव्यूल्स होते हैं, है ना। वही ओवरी एक्चुअली मैंने बताया था कि डेवलप करता है तो निर्माण करता है फ्रूट का, ओव्यूल डेवलप करता है तो निर्माण करता है सीड का। अब यहाँ हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ओव्यूल को ही हम लोग कह देते हैं क्या, मेगास्पोरेंजियम। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेगा शब्द हमेशा आता है फीमेल के लिए, क्लियर। और यही ओव्यूल डेवलप करता है तो निर्माण करता है सीड का। खैर, कहते हैं कि ईच ओव्यूल, प्रत्येक ओव्यूल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है। ओवरी के वाल पर प्लेसेंटा होता है और वहीं से ये ओव्यूल अटैच रहते हैं जहां से न्यूट्रिशन एंड इन्हें गैसेस मिलते रहते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा कि प्रत्येक ओव्यूल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से प्लेसेंटा से अटैच रहता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं फ्यूनिकिल। और यह फ्यूनिकिल ओव्यूल के जिस स्थान से अटैच्ड होता है, ये फ्यूनिकिल है, ओव्यूल है, तो यह फ्यूनिकिल ओव्यूल के जिस स्थान से अटैच्ड होता है उस स्थान को हम लोग कह देते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल हैज ए पोर, प्रत्येक ओव्यूल में एक पोर होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कह देते हैं माइक्रोपाइल। जेनरली ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल्स। ओव्यूल के बाहर 2 सतहों की दीवारें पाई जाती हैं जिसे हम लोग कह देते हैं इंटीग्यूमेंट्स, क्लियर। कि जेनरली प्रत्येक ओव्यूल के बाहर 2 लेयर्ड वॉल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग कह देते हैं इंटीग्यूमेंट्स। बट लीची एंड निम्फिया, निम्फिया इज बोटेनिकल नेम ऑफ वाटर लिली। तो कहते हैं कि लीची में, वाटर लिली में, इन सबों में क्या होता है कि ओव्यूल के बाहर एक थर्ड वाल भी पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, जेनरली 2 ही वाल होते हैं, बट लीची में, निम्फिया में क्या होता है कि ओव्यूल के बाहर एक थर्ड वाल पाया जाता है। और यदि किसी ओव्यूल के बाहर थर्ड वाल प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कह देते हैं एरिल। हमेशा याद रखिएगा इसको। यदि ओव्यूल के बाहर थर्ड वाल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं एरिल। लीची में यही पार्ट हम लोग खाते भी हैं। गौर कीजिए, लीची में जो व्हाइट फ्लेशी पार्ट आप खाते हैं वो सीड के चारों ओर ही होता है, दैट इज एरिल। जो वहाँ फ्लेशी हो गया, जूसी हो गया, और वही एडिबल होता है, वही खाने योग्य होता है। खैर, कहते हैं कि ओव्यूल के बॉडी को, ये इसका बॉडी है, ओव्यूल के बॉडी को हम लोग कह देते हैं न्यूसेलस। और यह न्यूसेलस जिस स्थान पर इस इंटीग्यूमेंट से फ्यूज रहता है उस स्थान को हम लोग कह देते हैं चलाजा। प्रत्येक ओव्यूल के अंदर एक लार्ज ओवल सेल, एक बड़ा अंडाकार सेल होता है जिसे हम लोग कह देते हैं एम्ब्रियोसैक। कहते हैं कि इन्वर्टेड ओव्यूल में, इन्वर्टेड मीन उल्टा, आप कंपेयर कीजिए, सपोज दिस इज ओव्यूल एंड दिस वन इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज फ्यूनिकिल। होना क्या चाहिए कि माइक्रोपाइल तो ऊपर की ओर था, क्लियर, होना यही चाहिए। बट सपोज कीजिए कि यह जो ओव्यूल है वो इन्वर्ट कर गया, उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो गौर कीजिए कि क्या हो गया कि यह जो फ्यूनिकिल था, ये फ्यूनिकिल वो इंटीग्यूमेंट के साथ, ओव्यूल की दीवारों के साथ यहाँ एक रिज बनाया, एक उभार बनाया, उभरा हुआ स्थान है। इस रिज को हम लोग कह देते हैं क्या, रैफे, क्लियर। कि इन्वर्टेड ओव्यूल में यह जो फ्यूनिकिल है वो इंटीग्यूमेंट के साथ कंटिन्यू करता है, उससे एक रिज, एक उभार, एक उभरा हुआ स्थान का निर्माण होता है जिसे हम लोग कह देते हैं रैफे। ये स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का।
अब हम लोग देखें पार्ट एंड फंक्शंस ऑफ एम्ब्रियो सैक। यह जो एम्ब्रियो सैक, आपने कहा कि प्रत्येक ओव्यूल में एक लार्ज ओवल सेल है और उसे आपने कहा एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके क्या फंक्शन है। कहते हैं कि प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में सेल्स के 3 ग्रुप्स, सेल्स के 3 समूह पाए जाते हैं। माइक्रोपाइल की ओर आपने कहा कि देयर इज ए पोर इन ईच ओव्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इस माइक्रोपाइल की ओर यह जो 3 सेल्स का समूह है इसे हम लोग कह देते हैं एग एपरेटस। हमेशा याद रखिए कि एग एपरेटस हमेशा होता है किधर, माइक्रोपाइल की ओर। इस एग एपरेटस में ये जो 2 सेल्स हैं इसे हम लोग कह देते हैं सिनर्जिड्स। एग एपरेटस में 3 सेल्स होंगे, उसमें से 2 को हम लोग कह देते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में एक स्पेशल, उनके वाल में एक स्पेशल थिकनिंग होती है, उसे हम लोग कह देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे भी आप याद रखेंगे, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर कि यह जो सिनर्जिड्स हैं इसके वाल में एक स्पेशल थिकनिंग होती है जो पॉलन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन के समय, आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो पॉलन ट्यूब इसमें आएगा, तो वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है वही फिलीफॉर्म एपरेटस। वो अंदर की ओर डायरेक्ट करता है, अंदर की ओर जाने में सहायता करता है। क्लियर कि सिनर्जिड में ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि ये जो सिनर्जिड है इसकी वाल में एक स्पेशल थिकनिंग होती है जिसे हम लोग कह देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और यह फिलीफॉर्म एपरेटस उस पॉलन ट्यूब को इस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है, उसको वो गाइड करता है। क्लियर, खैर आगे फर्टिलाइजेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने कहा कि इस एग एपरेटस में 2 सेल्स को हम लोग कह देते हैं सिनर्जिड, जबकि यह जो सिंगल सेल है जो मैंने ग्रीन से बनाया, इस सिंगल सेल को हम लोग कह देते हैं एग सेल, ये ओवम या यही होता है फीमेल गैमीट। इस एग एपरेटस के ठीक अपोजिट पोल पर, विपरीत ध्रुव पर पाए जाने वाले यह जो 3 सेल्स का समूह है इसे हम लोग कह देते हैं एंटीपोडल सेल्स। और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक के मिडिल में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को कहा जाता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्लियर कि एम्ब्रियो सैक के सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्लियर, ये तो पार्ट हो गया। अब आइए फंक्शन। यदि फंक्शन देखें तो देखिए फर्टिलाइजेशन के समय पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलन ग्रेन्स। याद कीजिए, पॉलन ग्रेन्स में आपने कहा था कि उसका जो वेजिटेटिव सेल है या ट्यूब सेल वो जर्मपोर से बाहर की ओर निकलता है, एलोंगेट करता है, तो निर्माण करता है पॉलन ट्यूब का। और वो पॉलन ट्यूब कैरी करता है 2 मेल गैमेट। चूंकि दूसरा जो सेल था जेनेरेटिव सेल, वो जेनेरेटिव सेल डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करता है। सपोज कीजिए कि ये पॉलन ट्यूब आया। क्लियर, और इस पॉलन ट्यूब में आपने कहा कि उसमें उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं क्या, 2 मेल गैमेट्स। इस 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, इस एग सेल के साथ। एक मेल गैमेट जो है इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है और निर्माण करता है एम्ब्रियो का। क्लियर कि फर्टिलाइजेशन के समय में आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म एम्ब्रियो, जबकि यह जो दूसरा मेल गैमेट है, यह दूसरा मेल गैमेट जाकर फ्यूज कर जाता है किसके साथ, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो निर्माण करता है एंडोस्पर्म का। फर्टिलाइजेशन में डिटेल इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर कि आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म एम्ब्रियो, व्हाइल another 1 male gamete fuses with secondary nucleus to form endosperm। क्लियर, तो ये तो एक एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस इनका तो यूज हो गया। शेष बच गया क्या, ये दोनों बच गए सिनर्जिड्स और ये 3 बच गया एंटीपोडल सेल्स। तो कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात
यह जो तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं एंड बोथ सिनर्जिड्स, यह स्वतः डिजेनरेट कर जाता है, विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो ये हो गया ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम। अब हम आगे देखेंगे, फिगर बनाना होगा, बनाते चलेंगे हम लोग और समझते भी चलेंगे कि आपने कहा कि प्रत्येक ओव्यूल में एक लार्ज ओवल सेल, एक बड़ा ओवल सेल है, अंडाकार सेल है, जिसे आपने कहा क्या, एम्ब्रियो सैक। तो हम देखेंगे अब कि वह जो एम्ब्रियो सैक है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, आखिर उसका निर्माण किस प्रकार होता है एम्ब्रियो सैक का। उसी को हम लोग कह देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। समझते चले हम लोग। अभी आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा। ओव्यूल के बॉडी को आपने कहा था न्यूसेलस, और उस न्यूसेलस में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स थे। तो होता क्या है कि ओव्यूल के निर्माण के इनिशियल स्टेज में, जिसमें फ्लावर डेवलप करेंगे, उसी समय उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप करेंगे, लाइक कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, है ना, एंथर, पॉलन ग्रेन सारे डेवलप करेंगे। ओव्यूल भी उसी समय डेवलप करेगा। क्लियर? तो ओव्यूल के निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में उसका कोई भी सिंगल सेल, न्यूसेलस में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स थे, तो उसका कोई भी सिंगल सेल इनलार्ज कर जाता है, वो बड़ा हो जाता है। गौर कीजिए कि यही ओव्यूल का, न्यूसेलस का एक सेल जो है वो बड़ा हो गया। बाकी के चारों ओर जो न्यूसेलस के सेल्स होंगे वे उसी प्रकार नॉर्मल रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। सपोज कीजिए कि ये न्यूसेलस है, उसके सराउंडिंग ये चार और उसके बहुत सारे न्यूसेलस होंगे और भी होंगे, मल्टीलेयर्ड होंगे। क्लियर? तो ओव्यूल के निर्माण के बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में, उसका कोई भी सिंगल सेल लार्ज कर जाता है, बड़ा होने लगता है, और इसे हम लोग कह देते हैं मेगास्पोर मदर सेल, या इसी को कह देते हैं एम्ब्रियो सैक मदर सेल। क्लियर? कि ओव्यूल के निर्माण के इनिशियल स्टेज में उसका कोई भी सिंगल सेल एनलार्ज कर जाता है और उसे हम लोग कह देते हैं मेगास्पोर मदर सेल, या उसी को कह देते हैं एम्ब्रियो सैक मदर सेल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यह जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो कोई भी एक सेल, कोई भी सिंगल सेल डिवाइड करता है तो 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। क्लियर? यहां हो गया क्या, मियोसिस। ठीक है? तो कहते हैं कि यह जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है, जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं मेगास्पोर टेट्राड। इसे हम लोग कह देते हैं क्या, मेगास्पोर टेट्राड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें से अपर 3 सेल्स, ऊपर के 3 सेल्स जो है वो डिजेनरेट कर जाता है एंड 3 ब्लैक कैप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। नेक्स्ट स्टेप में हुआ क्या कि ये जो मेगास्पोर टेट्राड बना तो उसमें से अपर 3 सेल्स डिजेनरेट कर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और 3 ब्लैक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। यह जो सिंगल सेल बचा, एक ही सेल बच गया, इसे हम लोग कह देते हैं मेगास्पोर। इसे अब हम लोग कह देंगे क्या,
मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस में ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इसके सिर्फ न्यूक्लियस में 3 टाइम्स जो है वो होगा माइटोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक सेल डिवाइड करता है तो निर्माण करता है 2 सेल का, या एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियाई बनाएंगे, उसमें से एक एक न्यूक्लियस जो है वो अपोजिट पोल पर माइग्रेट कर जाएगा। ये हो गया क्या, माइटोसिस फर्स्ट, यहाँ हो गया माइटोसिस फर्स्ट। क्लियर कि यह जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर का वो माइटोसिस डिवीजन द्वारा 3 टाइम्स डिवाइड करता है। फर्स्ट माइटोसिस के पश्चात आउट ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई 1 न्यूक्लियस माइग्रेट्स टू अपोजिट पोल। ठीक है, अब सेकेंड माइटोसिस होगा, तो सेकेंड माइटोसिस होगा तो गौर कीजिए कि ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियाई बनाएंगे, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियाई बनाएंगे। क्लियर। अब थर्ड माइटोसिस यदि हो गया तो थर्ड माइटोसिस यहाँ होगा, तो थर्ड माइटोसिस होगा तो ये दोनों पोल पर 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ये दोनों डिवाइड करेंगे 4 बनेंगे, और वो दोनों भी डिवाइड करेंगे तो ये 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। दिस इज थर्ड माइटोसिस। ठीक है, ये हो गया माइटोसिस सेकेंड, एंड दिस वन माइटोसिस थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब इच पोल से, प्रत्येक पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर चले आते हैं। अब 4 न्यूक्लियाई था, दोनों पोल्स पे 4 न्यूक्लियाई थे, उसमें एक एक न्यूक्लियस जो है चलाया कहाँ, सेंटर की ओर। क्लियर। और ये दोनों न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज कर जाता है। अब यहाँ जाइए इस फिगर में, तो वो दोनों न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज कर जाता है। यहाँ फ्यूज कर गया, इधर बच गए 3, यस, एंड अपोजिट पोल पर भी ये बच जाएंगे 3 न्यूक्लियाई। इसके पश्चात क्या होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर जाता है। यह आपने कहा, फिर से एक बार सुन लीजिए कि दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर आते हैं और ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और इस फ्यूज न्यूक्लियस को ही हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस अथवा डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब जो प्रत्येक न्यूक्लियस है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर जाता है और एक सेपरेट वॉल का निर्माण हो जाता है। माइक्रोपाइल की ओर, अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, तो माइक्रोपाइल की ओर यह जो 3 सेल्स का समूह है इसी को हम लोग कह देते हैं एग एपरेटस। इस एग एपरेटस में ये जो दोनों सेल्स हैं इसे आपने कह दिया क्या, सिनर्जिड्स, इसे हम लोग कह देंगे सिनर्जिड्स, और यह जो सिंगल सेल है इसे हम लोग कह देते हैं एग सेल। और अपोजिट पोल पर यह जो 3 सेल्स का समूह है इसे हम लोग कह देते हैं क्या, एंटीपोडल सेल्स। इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, एंटीपोडल सेल्स। तो इस प्रकार से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेल्स की संख्या हो गई 7। गौर कीजिए, 2 हो गया सिनर्जिड, 1 हो गया एग सेल, 3 हो गया ये माइक्रोपाइलर एंड पर, अपोजिट पोल पर 3 हो गए एंटीपोडल सेल्स, 3 and 3 6, और ये सेंट्रल सेल है जिसमें कि उपस्थित रहता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक बात यहाँ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिए कि प्लांट का कोई भी पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ या कैलिक्स, कोरला, कोई भी पार्ट जो आपने कहा रिप्रोडक्शन में नहीं भाग ले रहा है वो होता है डिप्लॉयड। तो ओव्यूल भी है डिप्लॉयड। क्लियर। न्यूसेलस के सारे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। ध्यान दीजिए यह जो मेगास्पोर मदर सेल है
वो होता है डिप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम्स होंगे पेयर में, हम समझाए थे पिछले क्लास में। खैर, अब यहाँ मियोसिस डिवीजन हो गया। तो मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और प्रत्येक डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। तो अगर ये 2n था, इसका अर्थ है यह जो मेगास्पोर टेट्राड बना, इसके प्रत्येक सेल में n नंबर होगा। ये डिप्लॉइड था तो ये हैप्लॉइड हो गया। क्लियर? इसका अर्थ है कि मेगास्पोर भी होगा हैप्लॉइड। ये कंसेप्ट हमेशा रखिएगा। फर्टिलाइजेशन में इसका एक कैलकुलेशन टाइप का एक क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे वहां कि व्हेन द क्रोमोसोम्स नंबर इन रूट इज 20, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सिनर्जिड, या व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म। तो वो इस कंसेप्ट से ही बनेगा। क्लियर? तो ये तो है हैप्लॉइड, मेगास्पोर हो गया हैप्लॉइड। अब आपने कहा कि इसमें इसके न्यूक्लियस में 3 टाइम्स हुआ माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन होता है तो डॉटर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रह जाती है। 11 में पढ़े हम लोग माइटोसिस मियोसिस। तो माइटोसिस हुआ तो जब इसमें n नंबर था, इसका अर्थ है कि इस न्यूक्लियस में भी n नंबर होगा और इस न्यूक्लियस में भी n नंबर होगा। माइटोसिस सेकंड हुआ, अर्थात इन दोनों में n नंबर होगा, इन दोनों में भी n नंबर होगा। नंबर जो भी हो, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर, कहने का अर्थ है कि ये चारों जो न्यूक्लियाई हैं इसमें n नंबर होगा और इन चारों में भी n नंबर होगा। क्लियर? अब आपने कहा कि एक एक न्यूक्लियस चलाया सेंटर की ओर दोनों पोल से, तो इस न्यूक्लियस में भी n नंबर और इस न्यूक्लियस में भी n नंबर। ये सब में तो n रहेगा ही रहेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब आइए अगले स्टेप में। आपने कहा कि ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और इस फ्यूज न्यूक्लियस को ही हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो जब दोनों में nn नंबर था, इसका अर्थ है कि यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये फिर से हो गया 2n। हमेशा याद रखिए कि एम्ब्रियो सैक में केवल यही जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो होता है डिप्लॉइड। बाकी एक सेल रह गया क्या, ये n नंबर होंगे, हैप्लॉइड होगा। सिनर्जिड भी जो है इसमें भी n नंबर होंगे, ये भी हैप्लॉइड होगा। और एंटीपोडल सेल्स जो हैं ये भी होगा n नंबर। क्लियर? कि एम्ब्रियो सैक में केवल यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड होते हैं। बाकी जितने भी हैं, ये क्वेश्चन आता है कि सिनर्जिड से एक सेल है और एंटीपोडल सेल्स हैं, सबों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको कंसेप्ट हो गया होगा और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जहाँ कहीं भी बॉटनी लोग समझते हैं कि बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी ये रटने वाली चीज़ है, बिल्कुल रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। आप समझिए, खासकर जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारा समझने की चीज़ है। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कंसेप्ट दूंगा। ठीक है? तो आज का क्लास आज यहीं ड्रॉप करते हैं और बिल्कुल आप कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो, कुछ हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कई लोग, कई स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक्स का मैं बार बार कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पेज, जो भी पेज मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ उसको दिया गया है, उसका भी रेफरेंस लें। अदर कॉम्पिटिटिव बुक्स का भी आप रेफरेंस लें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते चलें। ऑब्जेक्टिव मैं भी कोशिश करूँगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव डील कराना फिर टाइम पास हो जाएगा, फिर भी आप बनाओ और कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर पूछो आप मैसेज में। और अगेन कहेंगे, बार बार कहेंगे कि कृपया आप शरणस बायोलॉजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा नहीं तो फिर ये लेक्चर बंद हो जाएगा, वो ज़्यादा फिर अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स हमको डालना है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलें और सबों को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्लास में पॉलिनेशन, द इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक है पॉलिनेशन। काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तब तक के लिए गुड बाय।